आइए सुनते हैं उपन्यास काजल की कोठरी का दूसरा भाग, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। कल्याण सिंह पान का बीड़ा हाथ में लिए हुए लौटे तो उस जगह पहुंचे जहां महफिल का सामान तैयार हो रहा था और उनके नौकर चाकर दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। थोड़ी देर तक वहां भी खड़े रहे। एकाएक उनके सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने समझा कि मेहनत की हरारत से ऐसा हो रहा है और ये भी सोचा कि महफिल में रात भर जागना पड़ेगा, इसलिए यदि इसी समय 2 घंटे सोकर हरारत मिटा लें तो अच्छा होगा। ये विचार करते ही कल्याण सिंह अपने कमरे में चले गए, जो मर्दाने मकान में 2 मंजिले पर था। चिराग जल चुका था। कमरे के अंदर एक क्षमादान जल रहा था। कल्याण सिंह दरवाजा बंद करके एक खिड़की के सामने चारपाई पर जा लेटे, जिसमें से ठंडी ठंडी बरसाती हवा आ रही थी और महफिल का शामियाना तथा उसमें कामकाज करते हुए आदमी दिखाई दे रहे थे। ये कमरा बहुत बड़ा ना था, तो भी 30-40 आदमियों के बैठने लायक था। दीवारें रंगीन और उन पर फूल बूटे का काम होशियार मुसव्विर के हाथ का किया हुआ था। कई दीवार गिरें भी लगी हुई थी। छत में एक झाड़ के चारों तरफ कई कंदीलें लटक रही थी। जमीन पर साफ सफेद फर्श बिछा हुआ था। एक तरफ संगमरमर की चौकी पर लिखने पढ़ने का सामान भी मौजूद था। बाहर वाली तरफ छोटी छोटी 3 खिड़कियां भी थी, जिनमें से मकान के सामने वाला रमना अच्छी तरह दिखाई देता था। उन्हीं खिड़कियों में से एक खिड़की के आगे चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर कल्याण सिंह सो रहे थे और उन्हें बहुत गहरी नींद आ गई थी। कल्याण सिंह 3 घंटे तक बराबर सोते रहे। इसके बाद खड़खड़ाहट की आवाज आने के कारण उनकी नींद खुल गई। देखा कि कमरे के एक कोने में छत से कुछ कंकड़ियां गिर रही हैं। कल्याण सिंह ने सोचा कि शायद चूहों ने छत में बिल कर दिया होगा और इसी सबब से कंकड़ियां गिर रही हैं। परंतु कोई चिंता नहीं, कल परसों में इसकी मरम्मत करा दी जाएगी। इस समय घंटे भर और आराम कर लेना चाहिए। ये सोचकर वो मुंह पर चादर का पल्ला रखकर सो रहे और उन्हें नींद फिर आ गई। 2 घंटे बाद कमरे के उसी कोने में से जहां से कंकड़ियां गिर रही थी, धमाके की आवाज आई, जिससे कल्याण सिंह की आंख खुल गई। वह घबराकर उठ बैठे और चारों तरफ देखने लगे, परंतु रोशनी गुल हो जाने के सबब से इस समय कमरे में अंधेरा हो रहा था। उन्हें इस बात का ताज्जुब हुआ कि क्षमादान किसने गुल कर दिया। वे घबराकर उठ खड़े हुए और किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा खोल कमरे के बाहर आए। उस समय एक पहरेदार सिपाही के सिवा वहां और कोई भी न था। सब महफिल में चले गए थे और नौकर चाकर भी कामकाज में लगे हुए थे। कल्याण सिंह ने सिपाही से लालटेन लाने के लिए कहा। सिपाही तुरंत लालटेन बालकर ले आया और कल्याण सिंह के साथ कमरे के अंदर गया। कल्याण सिंह ने अब की दफे उस कोने में बेंत का पिटारा पड़ा हुआ देखा, जहां से पहली दफे नींद खुलने की अवस्था में कंकड़ियां गिरने की आवाज आई थी। कल्याण सिंह को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह डरते डरते उस पिटारे के पास गए। पिटारे के चारों तरफ रस्सी लपेटी हुई थी और एक बहुत बड़ा रस्सा भी उसी जगह पड़ा हुआ था, जिसका एक सिरा पिटारे के साथ बंधा हुआ था। जिम्मेदार ने छत की तरफ देखा तो टूटी हुई दिखाई दी, जिससे यह विश्वास हो गया कि यह पिटारा रस्सी के सहारे इसी राह से लटकाया गया है और ताज्जुब नहीं कि कोई आदमी भी इसी राह से कमरे में आया हो, क्योंकि क्षमादान का बुझना बेसबब ना था। कल्याण सिंह ताज्जुब भरी निगाहों से उस पिटारे को देर तक देखते रहे। इसके बाद सिपाही के हाथ से लालटेन ले ली और उससे पिटारा खोलने के लिए कहा।
सिपाही ने, जो ताकतवर होने के साथ ही साथ दिलेर भी था, झटपट पिटारा खोला और ढकना अलग करके देखा तो उसमें बहुत से कपड़े भरे हुए दिखाई पड़े। मगर उन कपड़ों पर हाथ रखने के साथ ही वह चौंक पड़ा और हटकर अलग खड़क हो गया। जब कल्याण सिंह ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तब उसने दोनों हाथ लालटेन के सामने किए और दिखाया कि इसके दोनों हाथ खून से तर हैं। कल्याण सिंह, ये तो खून है। सिपाही, जी हाँ, इस पिटारे में जो कपड़े हैं वे खून से तर हैं और कोई कांटेदार चीज भी उसमें मालूम पड़ती है, जो कि मेरे हाथ में सुई की तरह चुभी थी। कल्याण सिंह, ओह, निसंदेह कोई भयानक बात है। अच्छा, तुम पिटारे को बाहर ले चलो। सिपाही, बहुत अच्छा। सिपाही ने जब उस पिटारे को उठाना चाहा तो वह बहुत हल्का पाया और सहज ही में वह उस पिटारे को कमरे के बाहर ले आया। उस समय तक और भी एक सिपाही तथा 2-3 नौकर वहां आ पहुंचे थे। कल्याण सिंह की आज्ञा अनुसार रोशनी ज्यादा की गई और तब उस पिटारे की जांच होने लगी। निसंदेह उस पिटारे के अंदर कपड़े थे और उन पर सलमे सितारे का काम किया हुआ था। सिपाही, ये ओफो, ये तो ओढ़नी है। दूसरा, और बिल्कुल नहीं। तीसरा, लगता है ब्याह की ओढ़नी है। सिपाही, मगर सरकार, इसे मैं पहचानता हूं और जरूर पहचानता हूं। कल्याण सिंह, ठीक है, मैं भी इसे पहचानता हूं। अच्छा, और निकालो। सिपाही, लीजिए, ये लहंगा भी है, बेशक वही है। कल्याण सिंह, ओह, ये क्या गजब है। ये कपड़े मेरे घर क्यों आ गए और ये खून से तर क्यों हैं? निसंदेह ये वही कपड़े हैं जो मैंने अपनी पतों के वास्ते बनवाए थे और समधियाने भेजे थे। तो क्या खून हुआ? क्या लड़की मारी गई? क्या ये मंगल का दिन है या अमंगल के साथ बदल जाएगा? इतना कहकर कल्याण सिंह जमीन पर बैठ गया। नौकरों ने जल्दी से कुर्सी लाकर रख दी और कल्याण सिंह को उस पर बैठाया। धीरे धीरे बहुत से आदमी वहां आ जुटे और बात की बात में यह खबर अंदर बाहर सब तरफ अच्छी तरह फैल गई। इस खबर ने महफिल में भी हलचल फैला दी और महफिल में बैठे हुए मेहमानों को कल्याण सिंह को देखने की उत्कंठा पैदा हुई। आखिर धीरे धीरे बहुत से नौकर, सिपाही और मेहमान वहां जुट गए और उस भयानक दृश्य को आश्चर्य के साथ देखने लगे। ये तो कल्याण सिंह के बहुत से मेली मुलाकाती थे, मगर सूरज सिंह नामी एक जिमीदार उनका सच्चा और दिली दोस्त था, जिसकी यहाँ के राजा धर्म सिंह के वहां भी बड़ी इज्जत और कदर थी। सूरज सिंह का एक नौजवान लड़का भी था, जिसका नाम राम सिंह था और जिसे राजा धर्म सिंह ने 12 मौजों का तहसीलदार बना दिया था। उन दिनों तहसीलदारों को बहुत बड़ा अख्तियार रहता था। यहाँ तक सैकड़ों मुकदमे, दीवानी और फौजदारी के खुद तहसीलदार ही फैसला करके उसकी रिपोर्ट राजा के पास भेज दिया करते थे। राम सिंह को राजा धर्म सिंह बहुत मानते थे। अस्तु कुछ तो इस सबब से, मगर ज्यादा अपनी बुद्धिमानी के सबब उसने अपनी इज्जत और धाक बहुत बढ़ा रखी थी। जिस तरह कल्याण सिंह और सूरज सिंह में दोस्ती थी, उसी तरह राम सिंह और हरनंदन में, जिसकी शादी होने वाली थी, सच्ची मित्रता थी। और आज की महफिल में वो दोनों ही बाप बेटा मौजूद थे। राम सिंह और हरनंदन सिंह दोनों मित्र बड़े ही होशियार, बुद्धिमान, पंडित और वीर पुरुष थे और उन दोनों का स्वभाव भी ऐसा अच्छा था कि जो कोई एक दफे उनसे मिलता और बातें करता वही उनका प्रेमी हो जाता। इसके अतिरिक्त वे दोनों मित्र खूबसूरत भी बहुत थे और उनका सुडौल तथा कसरती बदन देखने ही योग्य था। जब कल्याण सिंह की घबराहट का हाल लोगों को मालूम हुआ और महफिल में खलबली पड़ गई, तो सूरज सिंह और हरनंदन भी कल्याण सिंह के पास जा पहुंचे, जो दुखित हृदय से उस पिटारे के पास बैठे हुए थे, जिसमें खून से भरे हुए शादी वाले जनाना कपड़े निकले थे। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से आदमियों की भीड़ हो गई, जिन्हें सूरज सिंह ने बड़ी बुद्धिमानी से हटा दिया
और एकांत हो जाने पर कल्याण सिंह से सब हाल पूछा। कल्याण सिंह ने जो देखा था या जो कुछ हो चुका था बयान किया और इसके बाद अपने कमरे में ले जाकर वह स्थान भी दिखाया जहां पिटारा पाया गया था और साथ ही इसके अपने दिल का शक भी बयान किया। हरनंदन को जब हाल मालूम हो गया तो वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और आराम कुर्सी पर बैठ कुछ सोचने लगा। उसी समय कल्याण सिंह के समझाने से अर्थात लाल सिंह के यहां से खबर आ पहुंची कि सरला, जिसकी हरनंदन से शादी होने वाली थी, घर में से एकाएक गायब हो गई और उस कोठरी में जिसमें वह थी सिवाय खून के छींटे और निशानों के और कुछ भी देखने में नहीं आता। ये मामला निसंदेह बड़ा भयानक और दुखदायी था। बात की बात में यह खबर भी बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। जनानों में रोना पीटना पड़ गया। घंटे ही भर पहले जहां लोग हंसते खेलते झूम रहे थे, अब उदास और दुखी दिखाई देने लगे। महफिल का शामियाना उतार लेने का बाद गिरा दिया गया। लड़कियों को कुछ दे दिलाकर सवेरा होने के पहले ही विदा हो जाने का हुक्म मिला। इसके बाद जब सूरज सिंह और राम सिंह सलाह विचार करके कल्याण सिंह से विदा हुए और मिलने के लिए हरनंदन के कमरे में आए तो हरनंदन को भी वहां ना पाया। हाँ, खोज खबर करने पर मालूम हुआ कि बांदी लड़की के पास बैठा हुआ तिल बहला रहा है। वही बांदी लड़की जिसका जिक्र इस किस्से के पहले बयान में आ चुका है और जो आज की महफिल में नाचने के लिए आई थी। सूरज सिंह और राम सिंह को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हरनंदन बांदी लड़की के पास बैठा तिल बहला रहा है, क्योंकि वे हरनंदन के स्वभाव से अनजान न थे और इस बात को भी खूब जानते थे कि वह लड़कियों के फेर में पड़ने या उनकी सोहबत को पसंद करने वाला लड़का नहीं है। और फिर ऐसे समय में जबकि चारों तरफ उदासी फैली हुई हो, उसका लड़की के पास बैठकर गप्पे उड़ाना तो हद दर्जे का ताज्जुब पैदा करता था। आखिर सूरज सिंह ने अपने लड़के राम सिंह को निश्चय करने के लिए उस तरफ रवाना किया जिधर लड़की का डेरा था और आप लौटकर पुनः अपने मित्र कल्याण सिंह के पास पहुंचे, जो अपने कमरे में अकेले बैठे कुछ सोच रहे थे। कल्याण सिंह: अब लौटे क्यों? क्या कोई दूसरी बात पैदा हुई? सूरज सिंह: अरे नहीं, हम लोग हरनंदन से मिलने के लिए उसके कमरे में गए तो मालूम हुआ कि वह लड़की के डेरे में बैठा हुआ है, दिल बहला रहा है शायद। कल्याण सिंह चौंक कर: क्या बांदी लड़की के यहाँ? नहीं, कभी नहीं, वह ऐसा लड़का नहीं है। और फिर ऐसे समय में जबकि चारों तरफ उदासी फैली हुई हो और हम लोग एक भयानक घटना के शिकार हो रहे हों, ये बात दिल में नहीं बैठती। सूरज सिंह: मेरा भी यही ख्याल है और इसी से निश्चय करने के लिए मैं राम सिंह को उस तरफ भेजकर आपके पास आया हूं। कल्याण सिंह: हाँ, अगर ये बात सच निकली तो बड़े ही शर्म की बात होगी। हंसी खुशी के दिनों में ऐसी बातों पर लोगों का ध्यान विशेष तो नहीं जाता और ना लोग इस बात को इतना बुरा ही समझते हैं, मगर आज ऐसी आफत के समय में मेरे लड़के हरनंदन का ऐसा करना बड़े शर्म की बात होगी। हर एक छोटा बड़ा बदनाम करेगा और समझाने में तो ये बात ना मालूम किस रूप में फैलकर कैसा रूपक खड़ा करेगी, सो कह ही नहीं सकता। सूरज सिंह: हाँ, बात हो तो ऐसे ही है, मगर फिर भी मैं यही कहता हूं कि हरनंदन ऐसा लड़का नहीं है। उसे अपनी बदनामी का ध्यान उतना ही रहता है जितना जुआरी को अपना दांव पड़ने का, उस समय जबकि कौड़ी किसी खिलाड़ी के हाथ में से गिरा ही जाती हो। इतने ही में हरनंदन को साथ लिए हुए राम सिंह भी आ पहुंचा, जिसे देखते ही कल्याण सिंह ने पूछा: क्यों जी राम सिंह, हरनंदन से कहाँ मुलाकात हुई? राम सिंह: अरे बांदी लड़की के डेरे में। कल्याण सिंह: क्या? क्यों जी, तुम वहां थे? हरनंदन: बांदी लड़की के डेरे में। इतना सुनते ही कल्याण सिंह की आंखें मारे क्रोध से लाल हो गई और मुंह से एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया। उधर यही हाल सूरज सिंह का भी था। एक तो दुख और क्रोध ने उन्हें पहले से ही दबा रखा था, मगर इस समय हरनंदन की ढिठाई ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया। वे कुछ कहना ही चाहते थे कि राम सिंह ने कहा: राम सिंह, मगर हमारे मित्र इस योग नहीं है कि आपको कभी अपने ऊपर क्रोधित होने का समय दें।
यद्यपि अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ, तथापि मैं इतना कह सकता हूं कि इनके ऐसा करने का कोई न कोई भारी सबब जरूर रहा होगा। हरनंदन: बेशक ऐसा ही है। कल्याण सिंह: बेशक ऐसा ही है। हरनंदन: जी हाँ। इतना कहे हरनंदन ने कागज का एक पुर्जा जो बहुत मुड़ा और बिगड़ा हुआ था उनके सामने रख दिया। कल्याण सिंह ने बड़ी बेचैनी से उसे उठाकर पढ़ा और तब यह कहकर अपने मित्र सूरज सिंह के हाथ में दे दिया कि बेशक ऐसा ही है। सूरज सिंह ने भी उसे बड़े गौर से पढ़ा और बेशक ऐसा ही है कहते हुए अपने लड़के राम सिंह के हाथ में दे दिया, और उसे पढ़ने के साथ ही राम सिंह के मुंह से भी यही निकला कि बेशक ऐसा ही है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें।